हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्जाम वाइब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ट्विंकल मालवीय और आज से हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। सो स्टूडेंट्स, कुछ लोग मुझसे पढ़ भी चुके हैं तो वो मुझे जानते हुए हैं। तो आज आपकी और हमारी बहुत दिन बाद मुलाकात फिर से हो रही है। तो आज से हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। हम हमारी ये MPGK की सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें आपको मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े सारे फैक्ट साथ में उसकी थोड़ी डिटेल में बताते जाएंगे। आपको पता है MPPSC का प्रीलिम्स भी आने वाला है और उसी के साथ जिन भी एग्जामों में MPGK की जरूरत होती है वहाँ भी आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो शुरू करते हैं आज की MPGK की क्लास। सबसे पहले आपको पहला चैप्टर पता ही है। मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पे लाके पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ। पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय या सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हम ये देखेंगे कि भाई मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है, मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है ना, और बाकी उसके बारे में जितनी भी जानकारी रहेगी वो हम पहले उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहला पॉइंट हमारा लेते हैं स्थिति। ठीक है, सबसे पहले हमें मध्य प्रदेश की स्थिति देखना है। अगर मैं यहाँ पर आपको इंडिया का मैप बना के बताऊं, छोटा सा मैप ड्रॉ कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंडिया का मैप है और इस मैप के आप बिल्कुल मिड में देखेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है? भारत के बिल्कुल मध्य में हम इसको मान सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मध्य प्रदेश रखा गया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? देश के मध्य में स्थित, मध्य में स्थित। देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसकी स्थिति कैसी हो जाती है? मध्य में। तो इसका नाम क्या पड़ा? मध्य प्रदेश। ठीक है, यहीं से आपको मैं एक चीज और बता दूं, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश नाम अगर आपसे पूछा जाए तो किसने दिया है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने मैप मिटा दिया लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश जो हमारा एक कैसा राज्य है? एक भू आविष्ठित राज्य है। ठीक है, कैसा राज्य है? भू आविष्ठित राज्य। भू आविष्ठित को लैंड लॉक्ड भी कहते हैं। क्या होता है भू आविष्ठित? भू आविष्ठित का मतलब है ऐसा भूमि या ऐसा राज्य जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ हो? भूमि से घिरा हुआ, यानी कि उसकी कोई समुद्री सीमा नहीं लगती। आपने देखा है हमारे मध्य प्रदेश को चारों तरफ से अदर स्टेट से घिरा हुआ है, इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती। तो ये कैसा राज्य है? भू आविष्ठित राज्य है। ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? भू आविष्ठित राज्य, क्योंकि वो कोई समुद्री सीमा नहीं लगा। इसी के साथ आप ये भी जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं लगाता है, यानी कि इसकी समुद्री सीमा तो नहीं लगती है, साथ ही इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं लगती। ठीक है, ना ही इसकी कोई समुद्री सीमा लगती है, ना ही इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, इसीलिए ये एक कैसी कंट्री है? लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, अब सॉरी लैंड लॉक सिटी है, कंट्री नहीं है। अब आप सुनिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप देखें भू आविष्ठित राज्य कि भारत में, यहीं पर हम एक और फैक्ट लेंगे कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो भू आविष्ठित हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड हैं, साथ ही वो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं लगाते। ठीक है, तो ऐसे भारत के 5 ऐसे राज्य हैं, टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो कोई समुद्री सीमा लगती है जिनकी, और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगर आप नाम नोट करना चाहते हैं तो यही कर लीजिए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी ना तो कोई समुद्री सीमा लगती है और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, यानी कि किसी विदेश से, कोई अन्य देश से ये लोग सीधा सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, तो ये हमने स्थिति में इसका देखा कि देश के मध्य में स्थित है, मध्य प्रदेश नाम है इसलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया भू आवेष्टित राज्य, क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्री सीमा इसकी नहीं लगती है। ठीक है, भू आवेष्टित का मतलब होता है जिसकी कोई भी मतलब समुद्री सीमा ना लगे। ठीक, पहले पॉइंट के बाद आप लोग नोट करते चलिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है इसका निर्माण। मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ? निर्माण, जब भी हम, आपने क्वेश्चंस में भी देखा होगा, मतलब जो प्री के हिसाब से आप फेक वाले क्वेश्चन लगाते हैं आप ऑब्जेक्टिव, उसमें आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है तो आप बोलते हैं गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि से। ठीक है, तो भाई ये गोंडवाना लैंड से, ये तो हम एक चीज होगी, अगर हमें नहीं पता है, हमने विश्व भूगोल को नहीं पढ़ा है अगर अभी तक, है ना, भूगोल को उस हिसाब से नहीं पढ़ा, तो हमें नहीं समझ में आएगा कि ये गोंडवाना क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देती हूँ जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि गोंडवाना होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो गोंडवाना आखिर क्या है, उसके लिए हमें थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी का करना पड़ेगा स्टूडेंट। अगर आप पीछे अपने फैक्टों के पीछे के बेस को क्लियर रखेंगे तो आपको फैक्ट याद होंगे। ठीक है ना, तो हमें इसका पीछे का बेस थोड़ा सा देखेंगे, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम नहीं जाएंगे, उतना जितना आपको पता, जितना आप लोग याद रख सको। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़े अगर, तो हम पढ़ेंगे तो फिर पूरा उसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप मान लीजिए ये हमारी क्या पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी थी, आपको पता है कि पृथ्वी के निर्माण से संबंधित, एक मिनट रुकिएगा, आपको पता है कि पृथ्वी के निर्माण से संबंधित हम लोग बहुत सी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत, महासागर थ्योरी, बहुत से तरीके के सिद्धांत हम पढ़ते हैं। उसी में एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी आप पढ़ते हैं, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो वेगनर द्वारा दिया हुआ है वो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिन लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आई बिल्कुल भूल जाओ कि अभी मैंने क्या बोला। आप ये समझो कि आपने कभी ना कभी, आज से कभी ना कभी आपने पहले विश्व मानचित्र का मैप पूरा देखा होगा, आपने विश्व मानचित्र को देखा होगा। ठीक है, कि वो कैसा दिखता है। अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊं, ठीक है, यदि आप इस मान के चलिए ये एक विश्व मानचित्र को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, अगर आप देखें तो मोटा मोटा ठीक है, समझने लायक है। अगर आप देखें, अगर आप इसको पूरा जोड़ के देखना चाहें तो आपको लगेगा कि ये हिस्सा इससे जुड़ सकता है, हाँ भाई ये हिस्सा इससे जुड़ सकता है। ऐसा आप अगर ध्यान देंगे स्टूडेंट, जब भी हम मध्य प्रदेश का, जब मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगी मध्य प्रदेश का भूगोल, तो आप एक एटलस को अपने साथ जरूर रखिए, है ना। मैपिंग वाली चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपको उसको ड्रॉ करना जरूरी है। जहां जहां मैं मैप बना रही हूँ वहां वहां आपको भी बनाना है। ठीक है, तो ये जो हमने विश्व मानचित्र का देखा, अगर आप देखेंगे एटलस को खोल के, तो आप इसको जोड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा जुड़ने पर एक पूरा स्थल खंड का रूप लेने लगता है। ठीक है, तो बस अभी इतनी बात दिमाग में रखिए आपने। अब आप यहां समझिए, जब हम महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जब हम महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी कार्बोनिफेरस युग की बात है। पृथ्वी क्या थी, पहले ताप का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद वो दो स्थलाकृति में बढ़ गई। ठीक है, दो स्थलाकृति में बढ़ गई। एक था उसका स्थल भाग, ये था उसका स्थल भाग। ठीक है, और दूसरा था उसका क्या, जलीय भाग।
जलीय भाग। ठीक, बस हमें यहीं से शुरू करना है। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद उसमें दो आकृति बनी, एक बना स्थल भाग और एक बना जलीय भाग। स्थल भाग को नाम दिया क्या? पैंजिया। स्थल भाग को क्या नाम दिया? पैंजिया। और जलीय भाग को क्या नाम दिया? पैथलासा। ठीक है, स्थल भाग को पैंजिया नाम दिया और जलीय भाग को क्या नाम दिया? पैथलासा। ठीक है, अब कुछ समय बाद कालांतर में जैसे परिवर्तन होता गया तो ये जो स्थल खंड है ये दो भागों में टूट गया। ये जो स्थल खंड है ये दो भागों में टूट गया। ठीक है, स्थल भाग को हमने क्या नाम दिया था? पैंजिया। पैंजिया, तो ये क्या हो गया? उत्तरी पैंजिया। और ये क्या हो गया? दक्षिणी पैंजिया। ठीक है, देखिए ये उत्तर की तरफ चला गया, एक भाग दक्षिण की तरफ चला गया और स्थल भाग को हमने क्या नाम दिया था? पैंजिया। तो ये क्या हो गया? उत्तरी पैंजिया और ये हो गया दक्षिणी पैंजिया। ठीक है, अब इसके बीच में ये जो सकरा सा एक सागर बना इसे कहा गया तैतीस सागर। तैतीस सागर। ठीक, अब ये जो उत्तरी पैंजिया था स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये आप लोग ध्यान लगा के देखिए, ये आप विश्व भूगोल में ये आपको पढ़ना रहेगा। अगर आप यहाँ समझ लेंगे तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा वहां पे भी मदद मिलेगी। ठीक है, उत्तरी पैंजिया को कहा गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और दक्षिण पैंजिया को कहा गया गोंडवाना लैंड। अब आप समझ रहे होंगे कि हम बोल रहे हैं मध्य प्रदेश का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ था, तो वो यही है। मतलब पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है उनसे जिन जिन महाद्वीपों का निर्माण हुआ वो किससे निर्माण हुए माने जाते हैं? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि अंगारा लैंड जो है, अंगारा लैंड से हमारा कौन सा? उत्तरी अमेरिका प्लस यूरेशिया वाला भी। यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया को बोलते हैं यूरेशिया, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप प्लस एशिया, ये पार्ट जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? अंगारा लैंड से। और गोंडवाना लैंड से क्या बना हुआ है हमारा? दक्षिणी अमेरिका प्लस अफ्रीका प्लस हमारा प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये सब किससे बने हैं? ये सब दक्षिणी पैंजिया से निर्मित हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि हमने बोला निर्माण गोंडवाना भूमि से हुआ है। गोंडवाना लैंड क्या हुआ है ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, दो भाग बने, स्थल भाग जलीय भाग, स्थल भाग को पैंजिया, जलीय भाग को पैथलासा। आगे और कालानुक्रम में जब वो विभाजन देखा हमने तो पैंजिया दो भाग में विभाजित हो गया, एक उत्तरी एक दक्षिणी। ठीक है, बीच में इनके समुद्र, ये जो सकरा समुद्र है जलीय फैला हुआ था वो बीच में आ गया, इसको कहा गया अंगारा लैंड, इसको कहा गया गोंडवाना लैंड, इसको कहा गया तैतीस सागर। और हमारा जो हम बोल रहे हैं मध्य प्रदेश गोंडवाना भूमि से बना है वो ये गोंडवाना लैंड है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब क्लियर है। ठीक, तो ये होता है हमारा क्या? दूसरा पॉइंट कंप्लीट। ठीक है, निर्माण भी हो गया। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम हमारा थर्ड पॉइंट देखते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम। ठीक है, पहला तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश का पहला नाम क्या? मध्य प्रदेश, जो आप हम सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले वाले फैक्ट में ये नाम किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ कारण है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम दूसरा बोलेंगे सोया स्टेट। सोया स्टेट क्यों बोलते हैं ये भी आप लोगों को पता है, सोयाबीन की अच्छी फसल पैदावार के कारण सोया स्टेट। ठीक है, टाइगर स्टेट,
टाइगरों की जनसंख्या के कारण कभी कभी ये जनसंख्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि अभी भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, चौथा हमारा आ गया क्या, लघु भारत। लघु भारत बोलने का पीछे एक कारण है, और वो हमारा कारण जलवायु से संबंधित है। जलवायु से संबंधित जो जलवायु दशाएं हमारे भारत में पाई जाती हैं वैसे ही देखने को मिलती है हमारे कहाँ, मध्य प्रदेश में, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, लघु भारत। ठीक, पांचवा है नदियों का मायका। ज्यादातर नदियां जो मध्य प्रदेश के बाहर भी जाती हैं उनका उद्गम स्थल क्या है, मध्य प्रदेश है। बहुत सारी छोटी बड़ी नदियों का उद्गम स्थल क्या है, मध्य प्रदेश है, इसलिए हम इसे नदियों का मायका कहते हैं। स्टूडेंट्स, नदियों वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत सारी नदियां उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, लघु भारत, नदियों का मायका। 6 नंबर पे आप देखेंगे कोहिनूर प्रदेश। ठीक है, कोहिनूर प्रदेश। और आपको पता है कि अभी हम क्या पढ़ेंगे, गठन पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये परिचय हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम गठन पढ़ेंगे। गठन में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश 4 भागों में, जैसे हमारा पूरा भारत 4 भागों में डिवाइडेड था, A B C D, फिर हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो उस समय इसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ब्रिटिश टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस बरार नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, पर ये इतने काफी हैं, है ना, इतने काफी हैं आप लोगों के लिए। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम जब गठन की बात कर रहे हैं तो हम अगला पॉइंट डालेंगे हमारा क्या, गठन। ठीक है, चलिए 4th नंबर का हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा गठन। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन एक समस्या रूप में बना था। हम गठन को पूरा पढ़ेंगे, कब कब कौन से आए थे सामने, लेकिन लास्ट में जो राज्य का पुनर्गठन हुआ वो फजल अली की रिकमेंडेशन पे हुआ, है ना। तो किस कमेटी की सिफारिश पे हुआ, फजल अली कमेटी की सिफारिश पे हुआ। देखा जाए तो इस कमेटी ने 16 राज्य, 16 स्टेट, 16 राज्य और 3 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की थी। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या करा, गठन करा। किस समय, 1956 में। और उन राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। और ये गठन के फलस्वरूप कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन किया गया था इस गठन के लिए, है ना। मध्य प्रदेश के मतलब राज्यों के निर्माण के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक, जिनके स्टूडेंट्स ने मुझसे पॉलिटी पढ़ी वो जानते हैं कि मैंने पॉलिटी भी पढ़ाया हुआ है। आपको ये मैंने संविधान संशोधन के बारे में बहुत डिटेल बताया, है ना। संविधान संशोधन स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता कि संविधान संशोधन से कोई एक ही काम हो जा रहा है। एक ही संविधान संशोधन से बहुत सी चीजें परिवर्तित की जाती है ना, बहुत सी चीजों में परिवर्तन लाया जाता है। जैसे 7वें संविधान संशोधन से ये नए राज्यों का निर्माण हुआ। साथ ही इसके साथ ही हमने राज्यपाल की स्थिति को भी देखा कि जो राज्यपाल एक ही राज्य का राज्यपाल होता था उसे 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ऐसा भी 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे अगर, तो उसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि संविधान संशोधन के बारे में। आपको सिर्फ ये याद रखना है ना। तो अब जब मैं बोल रही हूँ कि 7वें संविधान संशोधन हुआ तो आपको ऑब्वियसली दिमाग में आ जाएगा कि ये संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले स्टूडेंट, हम नहीं समझ सकते, इसलिए हमें फैक्ट के अंदर डिटेल में, है ना, लिंक ऐसे किया जाता है कि फैक्ट के अंदर फैक्ट कितने हो सकते हैं उस सबको बता दिया जाए। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा गठन। यही हम देख लेते हैं कि पुनर्गठन कब हुआ। पुनर्गठन, आपको पता है कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। ठीक है,
लेकिन ये जो मध्य प्रदेश का मैप मैंने आपको बताया है, उस समय ये मैप ऐसा नहीं था, इसमें छत्तीसगढ़ वाला पार्ट भी शामिल था। तो अभी जो वर्तमान स्वरूप, आप इसको पुनर्गठन बोल सकते हैं या आप इसको वर्तमान स्वरूप बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसको पुनर्गठन बोल सकते हैं या आप इसको वर्तमान स्वरूप बोल सकते हैं। इसका जो अभी जो ये दिख रहा है वो कब कब हुआ ये सब परिवर्तन, मतलब कहने वाली बात ये है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कब विभाजित किया गया, है ना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही थे 1956 के टाइम पे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को विभाजित किया 1 नवंबर 2000। देखो आप डेट हुई, यहाँ पर भी 1 नवंबर, यहाँ पर भी 1 नवंबर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है। मध्य प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को। जब हम अभी गठन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पूरा देखेंगे कि कितने राज्य मतलब कितने राज्य संभाग छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए, ठीक है। सारी चीजें बात करेंगे उसके बाद, ठीक। तो ये हो गया गठन। गठन में आपको इतना ही समझना था, गठन और पुनर्गठन, है ना। अभी हम सिर्फ सामान्य परिचय लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश का क्या विस्तार, मध्य प्रदेश का विस्तार। ठीक, मध्य प्रदेश का विस्तार। अब नंबर मुझे याद नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से नोट करिए। विस्तार, विस्तार में हम सबसे पहले मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला या उत्तरी बिंदु देखेंगे। आपको पता है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना, ठीक है। और सबसे दक्षिणी कौन सा है, बुरहानपुर। सबसे पूर्वी कौन सा है, सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी कौन सा है, अलीराजपुर। इससे आपको ये पता चल गया कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु मतलब सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ठीक है। हम इसका विस्तार देख रहे हैं, मतलब इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, ठीक है। तो यदि हम उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण देखें तो ये कितना है, 605 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गई क्या, उत्तर से दक्षिण। और यदि हम पूर्व से पश्चिम देखें, पूर्व से पश्चिम ये कितनी हो गई, 870 किलोमीटर, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा लिया जाए कि मध्य प्रदेश का आकार कैसा है, तो आप बता सकते हैं कि ये थोड़ा सा हमें आयताकार रूप में दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने चारों पॉइंट आपको दिखाए, तो आप बोल सकते हैं इसकी आकृति थोड़ा आयताकार रूप में है, ठीक। तो ये उत्तर से दक्षिण हो गया, ये पूर्व से पश्चिम हो गया, उल्टा लिखा गया, हाँ यहाँ इस तरफ होता है, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो ये हो गया हमारी क्या, इसका विस्तार। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। स्टूडेंट्स, अब हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश, ठीक है। अक्षांश और देशांतर, मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब है। अक्षांश और देशांतर कुछ नहीं होता, रेखाएं होती। पहली बात तो आप उनको समझिए, कुछ रेखाएं और ऐसी काल्पनिक रेखाएं है ना, इमेजिनरी लाइन से, जो हमने हमारी सुविधा के लिए ड्रॉ करी, जिससे हम किसी स्थान की विशेष जलवायु और किसी स्थान का विशेष समय निर्धारित कर सकें। अक्षांश जो होती है वो मेनली जलवायु को बताती जाती है, ठीक है। और जो हमारा टाइम वगैरह डिसाइड होता है वो देशांतर से होता है ना। अक्षांश को बोलते हैं लेटीट्यूड
और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो रेखा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, जो भी आपको देखना, पूर्व से पश्चिम खींची गई ग्लोब पे, हमने खींची है ना, पृथ्वी पे से कुछ नहीं खींचा। ठीक, तो जो रेखा पूर्व से पश्चिम पे खींची गई है वो कहलाती है अक्षांश, यानी कि आड़ी रेखाएं। ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं, काल्पनिक आड़ी रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश। ठीक है, देखिए ये जो बिल्कुल सेंटर पे खींच रही, सेंटर वाली क्या कर रही है? पृथ्वी को दो बराबर, मतलब ग्लोब को दो बराबर भाग में बांट रही है। ठीक है, एक हो रहा है उत्तरी भाग और एक हो रहा है हमारा दक्षिणी भाग, ये भी याद रखना। आधे भाग को जैसे हम बोलते हैं गोला है, तो आधे भाग को क्या बोलेंगे? गोलार्ध, हेमिस्फीयर बोलते हैं, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। पहली बात, ये जो बीच से रेखा निकल रही है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी कि इसको आप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, इसको आप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश अगर आप देखें कि होता क्या है भाई, मैं हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि अक्षांश है क्या चीज। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी के, मतलब इस ग्लोब के और पृथ्वी के, आप मान लीजिए सेंटर से अगर मैं किसी दूसरे स्थान की एक कोणात्मक दूरी निकालूं, ये क्या है? कोणात्मक दूरी। ठीक है, कोणात्मक दूरी निकालो, तो ये एक एंगल है और इस एंगल से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये सेंटर से क्या हो गया? कोणात्मक दूरी निकल है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश। और यदि हमने इस लाइन ड्रॉ कर दी तो हम क्या बोलेंगे? एक अक्षांश रेखा है। मान लीजिए ये जो एंगल था वो 1 डिग्री का था, तो ये अक्षांश रेखा कैसी हो गई? 1 डिग्री हो गई, ये 1 डिग्री अक्षांश हो गया। ऐसे आपको पता है कि ये जो एंगल है, ये बचपन में हम देखते थे, जब हमें 90 का एंगल बनाना होता था, हम कैसे बना देते थे? हम ऐसे बना देते थे, ऐसे बना देते थे कि भाई ये 90 का एंगल है। ठीक है, 90 का एंगल कैसे बनता है? हम ऐसे कर दिया हमने कि हमने कहीं से नहीं नापा, हमें पता है कि 90 का एंगल ऐसा होता है। मतलब यदि हम इस एंगल से उत्तरी ध्रुव, ये ध्रुव है, ये पोल से पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल 90 का एंगल बनेगा। 90 यानी कि 90 अक्षांश हमारे पास आ जाएंगे, 90 अक्षांश हमारे पास आएंगे। जैसे ये 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7, 8 डिग्री, ऐसे करते करते हम 90 तक पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही हम साउथ की तरफ करेंगे, दक्षिण की तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते टोटल हम कहाँ तक पहुंचेंगे? यहाँ 90 डिग्री तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ग्लोब पे ये रेखाएं कहाँ तक जाती हैं? विषुवत रेखा से ऊपर की ओर 90 और नीचे की ओर 90। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए स्टूडेंट? ऊपर 90 प्लस 90 क्या हो गए? 180। लेकिन एक मिस्टेक हो रही, ये 0 डिग्री भी तो एक अक्षांश है। 0 डिग्री का मतलब क्या होगा? कोई उस पर कोणात्मक दूरी कितनी है? 0, तो 0 डिग्री भी तो एक अक्षांश है, तो एक अक्षांश हमको ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल ऐसे कितने अक्षांश रेखाएं होती हैं? 181। अब मैंने अभी अक्षांश रेखा बोला स्टूडेंट्स, ये अक्षांश व्रत होते हैं एक तरीके से देखा जाए। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में मान लीजिए मेरे हाथ में बॉल है। अब उस बॉल पे मैंने ऐसे राउंड सर्कल पे ये अक्षांश रेखा ऐसे गोल 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 खींचे जाते हैं, तो ये क्या है? व्रत है। इनको मैंने इसलिए व्रत नहीं बोला ताकि आपको अभी कंफ्यूज ना हो, है ना, आपको वो ज्योग्राफी में बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी आप यही समझिए, टोटल कितनी है? 121। अब आपको पता है हमारा प्यारा देश भारत,